हेलो गाइस एंड वेलकम टू न्यू वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स कॉल्ड फिजिक्स की दुनिया। मैं हूं कार्तिकेय श्रीवास्तव एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओम्स लॉ इन दिस वीडियो। ओम्स लॉ is the law that we have read in 10th standard. Also we are to study this law again in 12th standard. It is also important from different competitions like JEE mains and NEET where the numericals based on this law are asked. बट इंपॉर्टेंट ये है कि न्यूमेरिकल से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ओम्स लॉ की थ्योरी क्या कहती है। सो हियर इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट थ्योरी। आई होप you all would love it. So let's start, guys. Here we are. So before I start explaining what Ohm's law states and how it is applicable to our practical life, let's see how this law came into existence. तो बेसिकली क्या था कि बैटरी या सेल किसी कंडक्टर से कनेक्ट किया जाता है तो उस कंडक्टर में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। करंट क्या है? चार्ज का फ्लो होना। एक सेकंड में पर सेकंड कितना चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो होता है वो उसमें फ्लो होने वाला अमाउंट ऑफ करंट है। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस वो रीजन है जिसकी वजह से चार्ज फ्लो हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस ही वो कॉज है, वो कारण है जो चार्ज को किसी कंडक्टर में फ्लो होने दे रहा है। अगर दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो उन पॉइंट्स पर कितना भी चार्ज क्यों ना रखा रहे वो चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द रीजन फॉर द करंट टू फ्लो। ठीक है। अब ये देखा गया कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये क्रिएट किया जाता है किसी बैटरी, सेल या किसी सर्किट से जिस सर्किट में कोई सोर्स लगा रहता है जो कि करंट का सोर्स है, जैसे ट्रांसफार्मर है, जनरेटर है, बैटरी है, सेल है, ये सारी चीजें। यहां हम अपने आप को अभी रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अप टू बैटरी और सेल। ठीक है। तो कोई बैटरी या सेल जब इससे कंडक्टर को कनेक्ट किया तो देखा कि कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। बैटरी या सेल जैसे ही उसकी वोल्टेज बढ़ा दी गई बैटरी और सेल की, यानी हाई वोल्ट की बैटरी यूज की गई, तो देखा गया कि कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट का अमाउंट भी बढ़ गया। तो ये समझ में नहीं आया कि किस तरीके से बैटरी में जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट को अफेक्ट करता है। तो इस पर स्टडी शुरू हुई। डिफरेंट साइंटिस्ट came and gave their observations, gave their perspectives towards this relation. Finally, in 1827, 1827, 1827 में, in 1827, a person named George Simon Ohm came and gave many laws defining the strength of current in a conductor. जॉर्ज साइमन ओम आते हैं और बताते हैं बहुत सारे रिलेशंस जो कि किसी कंडक्टर में करंट के फ्लो होने को और उसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। उनमें से एक लॉ है विच इज वेरी फेमस एंड नोन एज ओम्स लॉ। इस ओम्स लॉ में उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया, अगर हम बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में इस बात को समझें तो ही टोल्ड कि भाई जितने ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाओगे किसी कंडक्टर में उस कंडक्टर में उतना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा। ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि चार्ज ज्यादा फ्लो होगा या नहीं होगा, या ये प्रोपोर्शनलिटी जो है ये किसी कंडीशन पर डिपेंडेंट है या नहीं है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ज्यादा वोल्टेज लगाने पर ज्यादा चार्ज फ्लो होगा, दैट्स ट्रू। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि जो कंडक्टर है उसकी लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, ये सब कांस्टेंट रखना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई कर रहे हैं कंडक्टर पे वो कंडक्टर की टॉलरेंस, यानी कंडक्टर जितना अपने अंदर से करंट को फ्लो करवा सकता है उसके करेस्पॉन्डिंग ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना चाहिए। सपोज कीजिए कि कोई बल्ब है, जो बल्ब 220 वोल्ट तक टॉलरेट कर सकता है, आपने लिया उसमें
11,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, तो वो इतनी उसकी टॉलरेंस नहीं है, इतनी उसकी सहन शक्ति नहीं है। वो बल्ब कितना टॉलरेट कर सकता है? मैक्सिमम 220 वोल्ट कर सकता है। अब आपने उसको 11,000 वोल्ट सीधे दे दिया, तो वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि द बल्ब विल गेट डिस्ट्रॉयड, सिंपल। तो किसी भी जगह पर उस जगह की क्षमता, उस जगह की कैपेसिटी से ज्यादा अगर आप अमाउंट प्रोवाइड करा देते हैं, तो वहां पर क्या होता है? लीकेज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई दो कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है, एक तो ये कि फिजिकल कंडीशंस सारी आप कांस्टेंट रखें, और दूसरा ये कि जो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई कर रहे हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टर की टॉलरेंस को ध्यान में रखकर आप अप्लाई करें। ठीक है? अगर आप इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हैं, तो हियर इज द ओम्स लॉ दैट स्टेट्स that the potential difference applied across a conductor is directly proportional to the current flowing in it, provided that the physical conditions like temperature of the conductor remain unchanged. It means कि अगर आपने किसी कंडक्टर में ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो ज्यादा करंट फ्लो होगा, कम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो कम करंट फ्लो होगा। लेकिन ये जो प्रोपोर्शनलिटी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब तक रहेगा? यानी v की पावर 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i की पावर 1, ये कब तक रहेगा? जब तक कि फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखा जाए। यानी ना तो टेम्परेचर में कोई चेंज किया जाए, ना कंडक्टर की लेंथ में कोई चेंज किया जाए, ना कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई चेंज किया जाए, ना ही कंडक्टर के मटेरियल में, और ना उसकी प्रेशर, उसके आसपास के प्रेशर में। मतलब फिजिकल कंडीशंस को आप अनचेंज रखें। उस टाइम पर ओम्स लॉ जो है उसकी ओबीडियंस सबसे ज्यादा होती है। ओम्स लॉ बहुत अच्छे से वहां पर वेरीफाई किया जा सकता है उन सर्कमस्टांसेस में जहां फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट। ठीक है? अब इस बात को, कोई भी जो लॉ है, स्पेशली फिजिक्स में, कोई भी लॉ ऐसा नहीं है जो लॉ आपने दे दिया हवा में। अगर आपने कोई लॉ दिया तो उसका एक मैथमेटिकल प्रूफ होना चाहिए, एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होना चाहिए, तभी वो लॉ एग्जिस्टेंस में आता है। तो अब इसका मैथमेटिकल एग्जिस्टेंस चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि अगर आप, ओम ने क्या बात बताई कि अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हैं और फिजिकल कंडीशंस को भी कांस्टेंट रखते हैं, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज करंट। ठीक है? अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहां से हटाना है, तो जब भी हम प्रोपोर्शन हटाते हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते टाइम पर हम वहां एक कांस्टेंट लगा देते हैं और इज इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो इज इक्वल टू का साइन आ गया, और उसके साथ एक कांस्टेंट आया, एंड दैट कांस्टेंट इज आर, एज यू कैन सी हियर, आर। एंड दिस आर इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है? ये आर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था जिसको कहा गया रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब बात आती है कि ये रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के बारे में ऐसा है कि हर कंडक्टर में, मैं आपको इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने से पहले रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी डेफिनेशन है, आप समझेंगे उसे, कि किसी भी कंडक्टर में, जैसे हम लोग चलते हैं ना, कंडक्टर से पहले हम अपने चलने की बात समझते हैं। हम चलते हैं किसी फ्लोर पर, तो क्या होता है, फ्लोर हमें एक अपोजिशन फोर्स हम पर लगाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, जिसकी वजह से हमें अपनी एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ती है, हमें अपनी एनर्जी को खर्च करना पड़ता है, किसमें? चलने में। क्यों? क्योंकि वहां पर एक अपोजिंग फोर्स फ्लोर लगा रहा है जिसको कहा जाता है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट जब हमें चलना पड़ता है, तो वी हैव टू डू सम वर्क। आपने पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, 10th वाले बच्चों ने, 12th में जो बच्चे हैं उन्होंने 11th में पढ़ा होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ता है, एंड दैट वर्क इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क। ठीक है? अब क्या होता है कि इसी तरीके से जब कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, तो क्यों फ्लो हो रहा है? कंडक्टर के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि लूजली बाउंड है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल वाली साइड से पॉजिटिव टर्मिनल वाली साइड पर फ्लो करना शुरू करते हैं। बैटरी में होता है, आपने देखा होगा, कोई सेल आप देखें, सेल में एक प्लस का साइन होता है, एक माइनस का साइन होता है। तो अगर आप प्लस और माइनस के बीच में कोई भी कंडक्टर, कोई बल्ब, छोटा सा एलईडी लगा दें, तो आप देखेंगे कि जो एलईडी है वो ग्लो करेगी। और ये ग्लो क्यों कर रही है? क्योंकि एक्चुअली
जो माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना है, जो आपको दिख नहीं रहा लेकिन वहां हो रहा है, वो क्या है कि उस कंडक्टिंग वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकलकर किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। समझ में आ गई बात? और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से वहां पर इलेक्ट्रॉन चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होता है ना इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक चार्ज है, तो इसकी वजह से वहां चार्ज का फ्लो हो रहा है, और चार्ज का फ्लो होता है तो करंट आ रहा है, और करंट आ रहा है तो बल्ब ग्लो कर रहा है। बात समझ में आ गई आपको? तो अब क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर चल रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, कंडक्टर के, है ना? तो कंडक्टर, आपको पता है कि अगर किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाए, डिटैच हो जाए, तो वो एटम एक पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम कहते हैं कैटायन। ठीक है? तो अब कंडक्टर के अंदर ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अलग हो गए हैं, उनसे, मेटल से या कंडक्टर के एटम्स से क्या हुआ है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स डिटैच हो गए। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो कंडक्टर के पास एटम्स थे, वो एटम्स अब किन में कन्वर्ट हो गए, अब वो कन्वर्ट हो गए आयंस में। ये आयन साइज में इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत हैवी हैं, तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी दे रही है, वो बैटरी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन आयंस को मूव नहीं करा सकती, तो आयंस अपनी जगह पर फिक्स है। इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो चलते चलते इलेक्ट्रॉन और आयन के बीच में टक्कर होती है, वो टकरा जाते हैं, दे कोलाइड, उनके बीच में कोलिजन हो जाता है, एंड दिस कोलिजन between the metal ions and free electrons is responsible for the resistance. इसी कोलिजन की वजह से क्या होता है, कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है। तो हर कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो आप रेजिस्टेंस को ये समझ सकते हैं कि कोई कंडक्टर अपने में फ्लो होने वाले करंट के को जो अपोजिशन ऑफर करता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, द अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय अ कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है? तो यहां पर जो हमने अभी फॉर्मूला देखा, V इज इक्वल टू आई आर वाला, लेट मी शो दैट अगेन। V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ जो R है, ये वही रेजिस्टेंस है, ये वही अपोजिशन है कंडक्टर का। ठीक है? तो अब जो है, अगर आप यहां से एक ग्राफ बनाते हैं, आई वी ग्राफ या वी आई ग्राफ। आई वी ग्राफ वो है जिसमें आई हॉरिजॉन्टल है और वी वर्टिकल है, और वी आई ग्राफ वो है जिसमें वी हॉरिजॉन्टल है और आई वर्टिकल है। ठीक है? तो आई वी या वी आई ग्राफ अगर आप बनाते हैं, तो उन कंडक्टर्स के लिए जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, क्या होता है, ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आती है जो कि ओरिजिन से पास होती है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, दिस ग्राफ इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो पहले हम ये आई वी ग्राफ देखते हैं, इस पे वी वर्टिकल एक्सिस पर लेना है, दैट इज वाई एक्सिस पर लेना है। आप वर्टिकल ना माने उसे तो वाई मान सकते हैं, वाई एक्सिस पर लेना है, और आई जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस पर लेना है। तो अगर आप आई और वी दोनों को लेकर, और उसके बाद फिर आप ये लैब में आप इस एक्सपेरिमेंट को कर भी सकते हैं, आप डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंसेस अप्लाई करें किसी कंडक्टर पे, और फिजिकल कंडीशंस को चेंज ना करें, तो आप देखेंगे कि डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंसेस के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट आएंगे। और जब आप उनके बीच में एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, जैसे आपने 10th क्लास में सीखा होगा ग्राफ प्लॉट करना, 11th में भी ग्राफ प्लॉट किए होंगे, क्या होता है ग्राफ प्लॉट करें, मैथमेटिक्स में सीखा होगा कि जैसे कोई y इज इक्वल टू 4x है, तो आप क्या करते हैं, आप x की वैल्यू पुट करते जाते हैं, y की वैल्यू निकलती जाती है। ऐसे ही v इज इक्वल टू आई आर है, तो अब इसमें या तो आप आई की वैल्यू पुट करते जाइए, वी की निकालते जाइए, या वी की पुट करते जाइए, आई की निकालते जाइए। तो आप देखेंगे कि जो वैल्यूज आई वी और आई की, उन वैल्यूज को लेकर जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, देन द ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। यहां से एक और बात है कि अगर आप इस आईवी ग्राफ की स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप क्या होती है, स्लोप का मतलब होता है ढलान। ठीक है? यानी ढलान का मतलब कि एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, उसको ही हम स्लोप कहते हैं। ठीक है? तो स्लोप जो है वो ढलान है, और ढलान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ढलान निकालने का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है? तो आज जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस की अगर हम बात करें, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि परपेंडिकुलर क्या है, v, और बेस कितना है, i। ठीक है? अगर मैं यहाँ ग्राफ पर दो पॉइंट्स लेकर एक ये इस तरीके से राइट ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं, तो परपेंडिकुलर v है, और जो आपके पास बेस है वो i है। तो इस केस में जो आपका फॉर्मूला बनता है स्लोप का, वो क्या बनता है, v अपॉन आई। और ये v अपॉन आई कांस्टेंट रहेगा, यानी आप कोई भी दो पॉइंट्स लें ग्राफ पर और उनके लिए आप ये पता करें स्लोप, तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और इस कांस्टेंट को ही क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जिसे हम आर से शो करते हैं।
तो IV ग्राफ में आप स्लोप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर आप बात करें इसके बाद कि VI ग्राफ में क्या होगा, तो VI ग्राफ में क्या होगा, I जो होगा वो पहुंच जाएगा कहां पर, I पहुंच जाएगा Y एक्सिस के अलोंग और V आ जाएगा X एक्सिस के अलोंग। कंडीशन वही है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। इस केस में अगर आप करते हैं अप्लाई जो स्लोप का फॉर्मूला है उसे, तो अब आपको परपेंडिकुलर की जगह I मिलेगा और हॉरिजॉन्टल की जगह आपको जो बेस है उसकी जगह क्या मिलेगा, V मिलेगा। तो इस केस में जो स्लोप आई वो क्या आई, स्लोप इज इक्वल टू हो गया I अपॉन V। लेकिन हमने देखा था कि V अपॉन आई जो था वो रेजिस्टेंस के इक्वल आ रहा था, तो I अपॉन V क्या आएगा, I अपॉन V हो जाएगा 1 अपॉन R। ठीक है, आप यहां से समझ भी सकते हैं कि V इज इक्वल टू कितना था, V इज इक्वल टू था IR। तो यहां से अगर आप I अपॉन V निकालते हैं तो वो कितना आना चाहिए, I अपॉन V इज इक्वल टू आना चाहिए 1 अपॉन R, यही आना चाहिए। ठीक है, तो I अपॉन V विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R। क्लियर है, तो इस तरीके से यहां पर ये आपको 1 अपॉन R मिलता है, विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब बात आती है कि ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होगी, V इज इक्वल टू आई आर था, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई होगा। V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, PD का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, और I मीन्स करंट। तो करंट पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट, और करंट की ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगी, वोल्ट पर एम्पियर, जिसको हम एक ग्रीक लेटर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज नोन एज ओम। नाम क्या है इसका, ओम। ठीक है, तो वही जॉर्ज साइमन ओम के रेस्पेक्ट में इस यूनिट को ओम नाम दिया गया है। ठीक है, तो ओम इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। VI ग्राफ अगर आप प्लॉट करते हैं तो उसकी स्लोप 1 अपॉन रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। IV ग्राफ अगर आप प्लॉट करते हैं तो उसकी स्लोप किसके इक्वल होगी, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के इक्वल होगी। अब बात यह आती है कि क्या सारे कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ये जो लॉ था ये डिफरेंट कंडक्टर्स पे अप्लाई किया गया, और डिफरेंट कंडक्टर्स पे अप्लाई किया गया तो पता चला कि नहीं, सारे कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे। ओम्स लॉ को कुछ कंडक्टर्स ही फॉलो करते हैं। ठीक है, मेटल कंडक्टर्स जो हैं वो फॉलो करते हैं ओम्स लॉ को, और वो भी कब, जब उसमें स्मॉल करंट फ्लो होता है स्मॉल टाइम के लिए। अगर किसी मेटल कंडक्टर में स्मॉल करंट स्मॉल टाइम के लिए फ्लो हो रहा है तो वो मेटल कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो अब जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है उसके लिए क्या कंडीशन है, एक तो उसकी वी आई रिलेशनशिप या आई वी रिलेशनशिप, मतलब वी और आई के बीच का ग्राफ जो है वो लीनियर होना चाहिए, यानी स्ट्रेट लाइन, और यूनिक होना चाहिए, यानी फॉर वन वैल्यू ऑफ वी ओनली देयर शुड बी ओनली वन वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वैल्यू ऑफ वी पर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ आई मिल रही हैं, या एक वैल्यू ऑफ आई पर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ वी मिल रहे हैं। जैसा आप यहाँ देखें, अगर वी, इस वी के करस्पॉन्डिंग ये आई होगा, इस वी के करस्पॉन्डिंग ये आई होगा। आप इस पर कोई भी वी एक्सिस पर कोई पॉइंट लें, उसके बाद उससे एक ग्राफ को मिलाएं, और उसके बाद फिर वहां से आप आई एक्सिस पर एक पॉइंट लें, आप देखेंगे कि वी की हर एक वैल्यू के लिए आई की एक यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ऐसा ग्राफ यूनिक ग्राफ कहलाता है। तो ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, जिन कंडक्टर्स के लिए वीआई रिलेशनशिप लीनियर है, यूनिक है, और उनका जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ऐसे कंडक्टर्स को कहा जाता है ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है, दोज कंडक्टर्स विच ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर्स। फॉर सच कंडक्टर्स वीआई रिलेशनशिप इज लीनियर एंड यूनिक, एंड वीआई ग्राफ मस्ट पास थ्रू ओरिजिन। ये जो है जरूरत है। ठीक है, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर एनी कंडक्टर टू बी ओमिक। दूसरे कौन से हैं, अब ऐसे भी बहुत सारे कंडक्टर्स हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। इसका सबसे इजी एग्जांपल इलेक्ट्रिक बल्ब आप अपने यहाँ का देख सकते हैं, या एलईडी देख सकते हैं, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो अब जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे उन कंडक्टर्स को क्या नाम दिया जाए, तो उनके लिए नाम बना नॉन ओमिक कंडक्टर्स। उन्हें क्या नाम दिया गया है, नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ये वो कंडक्टर्स हैं जो या तो उन, अब इनमें से कोई एक कंडीशन होगी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, या तो उनका वीआई रिलेशनशिप लीनियर नहीं है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये वी आई रिलेशनशिप है, ये ग्राफ है वी और आई के बीच में, और ये आप देख सकते हैं दिस ग्राफ इज नॉट लीनियर। ये ग्राफ जो है ये कर्व की फॉर्म में है। ठीक है, जैसे बल्ब के लिए बनता है, या ये जो ग्राफ मैंने यहाँ बनाया है जंक्शन डायोड का ग्राफ। तो आप परेशान मत होइएगा ये सोचकर कि जंक्शन डायोड क्या होता है, ये आप बाद में पढ़ेंगे, फिर किसी दिन जंक्शन डायोड के बारे में अच्छे से बात करेंगे। आज अभी आप पहले इसको ही समझें
ठीक है। तो ये ग्राफ है जंक्शन डायोड का। मतलब आप कोई भी वी और आई के बीच का नॉन लीनियर ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं, तो दैट ग्राफ इज फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है। अब इसके बाद अगली बात क्या आती है? अगला ये आता है कि और क्या हो सकता है? वी आई रिलेशनशिप मान लीजिए कि नॉन यूनिक है। नॉन यूनिक का मतलब जैसे एक GaAs लिखा है ना, इसका मतलब होता है गैलियम आर्सेनाइड। क्या मतलब होता है इसका? गैलियम आर्सेनाइड। तो आप इसमें देखें, इसमें क्या है कि ग्राफ में यहां तक तो ग्राफ ये लीनियर था, बट इसके बाद ग्राफ ऐसे टर्न हो गया। आप देखें, एक तो नॉन लीनियर भी हो गया। और इसमें अगर आप देखें तो फॉर टू सेम वैल्यूज ऑफ v, अगर मैं यहां से इस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, तो मुझे पता चलता है कि फॉर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ v देयर इज सिंगल वैल्यू ऑफ i। मतलब अगर किसी ग्राफ में आप किसी भी एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, दोनों एक्सिस जो हैं, और जो वाई एक्सिस है और जेड एक्स एक्सिस है, इन दोनों के लिए आप क्या करें, इन दोनों के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करें जो ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है। अगर कोई भी एक लाइन दो जगह ग्राफ को इंटरसेक्ट कर दे, तो वो ग्राफ यूनिक नहीं होता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। अगर आप क्या करें, ग्राफ को इंटरसेक्ट करती हुई लाइंस ड्रॉ करें पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, अगर इनमें से कोई भी एक लाइन ग्राफ को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो ग्राफ यूनिक ग्राफ नहीं है। तो आप देखें यहाँ पर, अगर मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग यहाँ पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे, तो ये लाइन तो जो है बिल्कुल भी ग्राफ को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही। लेकिन अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग ग्राफ पर कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, एज यू कैन सी ये लेजर मार्कर आपको दिखा रहा है कि अगर मैं इस तरीके से कोई लाइन ड्रॉ करूँ, तो वो ग्राफ को दो पॉइंट्स पर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दो पॉइंट्स पर यहाँ क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। मतलब ग्राफ दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो गया। तो ऐसा ग्राफ जो होगा, दिस ग्राफ विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ओमिक कंडक्टर। ये क्या होगा, नॉन ओमिक कंडक्टर होगा, क्योंकि इसकी वी आई रिलेशनशिप यूनिक नहीं है। इसके अलावा और भी बातें हैं, जैसे ये ग्राफ लीनियर नहीं है। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हैं, बट नॉन यूनिक का एग्जाम्पल भी है। नेक्स्ट है वी आई ग्राफ में नॉट पास थ्रू ऑरिजिन। ऐसा भी हो सकता है कि वी आई ग्राफ ऑरिजिन से पास नहीं हो रहा। अगर ऑरिजिन से पास नहीं हो रहा, जो अक्सर ऐसा होता है, आप जब लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत बार आपका ग्राफ ऐसा बनता है जो ऑरिजिन से पास नहीं होता। तो ऐसा ग्राफ जो ऑरिजिन से पास नहीं होता, वो ग्राफ भी किस में कंसिडर किया जाता है, नॉन ओमिक कंडक्टर। तो अगर एक्सपेरिमेंट के टाइम पर ऐसा हो रहा है कि आपका जो ग्राफ है वो ऑरिजिन से पास नहीं होता, तो आपको एक्सपेरिमेंट दोबारा से रिपीट करना पड़ता है पूरा, और पता करना पड़ता है कि गलती कहाँ पर हुई थी। ठीक है। ओमिक कंडक्टर ग्राफ ओम्स लॉ को वेरीफाई करने वाला होना चाहिए, वो नॉन ओमिक ग्राफ नहीं हो सकता। और ये जो लास्ट पॉइंट है, इसे देखते हैं। तो लास्ट पॉइंट क्या कहता है, वी आई ग्राफ डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ v फॉर सेम एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर वी आई ग्राफ ड्रॉ करते हैं v की दो वैल्यूज के लिए, सपोज कीजिए आपने +2 वोल्ट लिया तो ग्राफ किसी और शेप का बन रहा है, आपने -2 वोल्ट लिया तो ग्राफ किसी और शेप का बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो सेम है। मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है कि न्यूमेरिक वैल्यू सेम है, 2 वोल्ट ही है दोनों केस में। लेकिन एक केस में वो प्लस की है तो ग्राफ का शेप कुछ और हो गया, वो माइनस की है तो ग्राफ का शेप कुछ और हो गया। मतलब साइन ऑफ बी पर डिपेंड कर रहा है ग्राफ। ठीक है। प्लस के साइन के लिए ग्राफ किसी और शेप का बन रहा है, और माइनस के साइन के लिए किसी और शेप का बन रहा है। तो ऐसा ग्राफ भी क्या होता है, नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ होता है। ठीक है। तो दीज आर द पॉसिबल थिंग्स अबाउट नॉन ओमिक एंड ओमिक कंडक्टर। क्लियर है गाइज? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको ये कैसा लगा, आप जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी अगला वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करूँ तो आपको इंस्टेंटली पता चल जाए। ऑल्सो गाइज, आपको जो भी टॉपिक रिलेटेड टू JEE मेंस, नीट या 12th 11th 10th क्लास से पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।